जहाँ चाह वहाँ राह मतलब अगर मेरी इच्छा है ये काम मैं करूँगा तो मुझे क्या निकल आएगा, रास्ता निकल ही आएगा। मुझे समुद्र के गहरे पानी में जाकर कुछ ना कुछ ढूंढना है, मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना है, तो सच में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। मुझे आकाश में क्या करनी है, ऊंचाई करनी है, मतलब मुझे क्या करना है, एरोप्लेन सीखना है, मैं बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा। ऐसी अगर आपकी चाह हो ना तो आप वहाँ तक जा सकते हैं, मतलब वहाँ तक जाने के लिए आपको आसानी से रास्ता क्या होता है, नजर आता है बच्चों। तो आज आपको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ चाह वहाँ राह। एकाध लोगों का क्या होता है, उन्हें उस चीज तक जाना ही नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं, ये करना मुझे नहीं आता है। इसीलिए अगर ऐसा हो तो आप क्या कहते हैं, तब आप एक मुहावरा वहाँ पे कहते हैं या कहावतें बोलते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब मुझे ये बात करनी नहीं है ना तो मैं नहीं करूँगा, ये मुझे नहीं आती, पहले से ही आप बोल देते कि ये सब मुझे नहीं आता है। तो बच्चों आज मैं आपको एक छोटी सी लड़की है, वो बड़ी होकर क्या क्या करती है, कौन कौन से काम करती है और उसमें कौन कौन से चाह होती है और अपनी मंजिल को वो कैसे प्राप्त करती है, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। देखिए पन्ना नंबर 41 देखिए 41, इसमें देखिए जहाँ चाह वहाँ राह बच्चों। रिमझिम भाग 5 में से हमारा ये 5वां लेसन है जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह बच्चों। पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस पाठ का थोड़ा बहुत पठन करती हूँ और इसके बाद में इसका स्पष्टीकरण करती जाऊंगी बच्चों। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। आपको पहले ही यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, एक लड़की है और वो अपने पाँव से क्या कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है। कढ़ाई मतलब मराठी में हम क्या कहते हैं, सुई धागा लेके जो क्या करते हैं, काम करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे बेल बुट्टों की क्या डिजाइन बनाई जाती है। आप जब कभी भी नई नई साड़ियाँ देखेंगे, कभी बेडशीट देखते हैं तो कभी आप करते चादर देखते हैं, उस पर अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई हुई होती है। कुर्तों पर भी क्या बनाया जाता है, वर्क बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों कि कसौती, मतलब कर्नाटक की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है। तो कढ़ाई का मतलब हमारी माँ जो बर्तन कढ़ाई में जो पकोड़े या वड़ा तलती है वो वाली कढ़ाई नहीं बच्चों। कढ़ाई का अर्थ क्या है, मराठी में लोकर काम, नक्शी काम, बिनलेलं काम, उसे क्या कहा जाता है। अच्छी तरह से वो क्या कर रही थी, मलमल के कपड़े पर, अगदी सूती जैसा कापड़ होता है ना मराठी में, तो उसी प्रकार मलमल के कपड़े पर वो बेल बुट्टे निकाल रही थी। और ये सब कौन काम कर रहा था बच्चों, तो ये है ईला सचानी नाम की एक लड़की है, ये सारे ये काम क्या कर रही थी बच्चों, कर रही थी। बेल बुट्टों में वो जान भर रही थी, जैसे कि हमें पता चले कि सच में ये बेल बुट्टे जो है ना वो हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं बच्चों, तो इसे क्या कहा गया है, कढ़ाई कहा गया है। ईला की हिम्मत अनूठी थी और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी मिसाल है, मतलब एक उदाहरण होता है ना कि उसकी तरफ देखिए तो हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि उसे हाथ है लेकिन हाथों में उसके जान नहीं थी, इसलिए वो पैरों से कढ़ाई का काम करती थी बच्चों। तो इसे क्या कहा गया है, कढ़ाई का काम, मतलब कसौटी करना, कढ़ाई का काम या कशीदाकारी, इसे भी क्या कहा जाता है बच्चों, नक्शी काम, बिन काम जो किया जाता है इसे क्या कहते हैं बच्चों, कशीदाकारी, कढ़ाई या पिरोई। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो 26 साल की एक लड़की है बच्चों जिसका बचपन कहाँ, गुजरात के सूरत जिले में, अमरेली जिला मतलब गुजरात का जो सूरत जिला है उसी में भी एक क्या है, अमरेली जिला है। और उस अमरेली जिले में क्या है, राजकोट नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पर ये जो ईला सचानी है इसका बचपन अपने नाना नानी के घर गुजरा है। वो किसके साथ रहती थी, नाना नानी के घर रहती थी। वो कितने साल की थी, वो 26 साल की लड़की थी। उसका नाम क्या था, तो ईला सचानी, ये जो इसका क्या था, नाम था बच्चों। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिठरे
बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे। मतलब जैसे जैसे सांझ होती जाती थी तो क्या होता था, सारे बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते थे। तो कोई मिट्टी के साथ खेलता था, आड़ी तिरछी लकीरें खींचता था। हम भी क्या करते हैं, मिट्टी से लकीरें खींचकर क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं और उसमें हम खेलते हैं ना। तो उसी प्रकार कोई मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचता था और उसके साथ खेलता था। तो कोई टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू से खेलता था। कोई क्या करता था, जो घड़े होते, घड़े मतलब मटका, उसके जो टूटे फूटे टुकड़े होते हैं ना, हम लगोरी बनाते हैं ना, उसी प्रकार के टूटे फूटे टुकड़े एक के ऊपर एक के ऊपर रचते थे, लगाते थे और उसे क्या कहा गया है, पिट्ठू कहा गया है। इसके बाद कनेर के पत्ते, एक पत्ते होते हैं, उनसे क्या करते थे, वो पिटपिटी बजाते, बाजा बजाते ना हम, तो उसी प्रकार वो वैसा काम करते थे। कुछ गिट्टों के साथ खेलते थे, गोट्या मराठी में कहते हैं, उनके साथ खेलते थे। तो उसी प्रकार जो सारे बच्चे थे कोई ना कोई खेल खेलते रहते थे और क्या करते थे, झूले पे पेंगे लेते थे। पेंगे मतलब झूला, ऊपर चढ़ना नीचे लेना, उसे क्या कहा गया है, पेंगे लेते थे। इन खेलों में मन भर जाता तो डालियों में जाकर, मतलब उनका खेल ये शुरू ही था कि एक के बाद एक खेलना, उसके बाद एक खेलना। हम भी क्या करते हैं, मैदान में जाने के बाद कोई बॉल के साथ खेलता है, तो कोई क्रिकेट खेलता है, तो कोई क्या करता है, अलग अलग खेल होते हैं ना। जैसे हर एक बच्चे के खेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार क्या करते थे, एक खेल खत्म होने के बाद वो दूसरा खेल खेलना शुरू करते थे बच्चों। तो इसी प्रकार, और वो गाना कौन सा गाते थे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे, ये उनका छोटा सा गाना था, वो गाते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उसके बेचारी के उठते ही नहीं थे। मतलब वो बहुत ही क्या थी, लाचार थी उस समय कि वो गाना गाती थी उनके साथ, लेकिन जब वो रस्सी पर अपने हाथ उठाती थी तो उसके हाथों में जान ही नहीं थी। तो उसके हाथ क्या करते थे, वैसे भी वैसे वहीं पर ही थम जाते थे, क्योंकि उसके जो हाथ थे वो उठते ही नहीं है, उनमें ताकत ही नहीं थी कि वो पकड़ सके और अच्छी पेंगे या अच्छे झूले पर गाना गाकर हंसी मजाक से वो दौड़ सके या उनके साथ पेंगे ले सके। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ही ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना था। मतलब क्या होता था, वो उनकी तरह खेलने का प्रयास करती, उनकी तरह वो पेंगे लेने का प्रयास करती। उसके बाद हम भी क्या करते, विष अमृत का खेल खेलते, उसके बाद भागते और थप्पा लगाते, वो भी वैसा ही करने का प्रयास करते। उनके साथ दौड़ने में तो वो अव्वल थी, लेकिन जब थप्पा लगाने की बारी आती तो उसे तो हाथ, उसके जो हाथ थे वो उठते ही नहीं थे। फिर एक बार वो बेचारी नाराज हो जाती, किनारे में जाके चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि उस बेचारे के हाथ जैसे हमारे हाथ है, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं हाथों से, थप्पा लगा सकते हैं, वैसा वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बेचारे के हाथ ही नहीं उठते थे। फिर एक बार वो बेचारी निराश होकर बैठ जाती। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वे इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते थे। मतलब क्या हुआ कि ऐसा काम, लेकिन हम जो काम नहीं कर सकते, हम जो काम करते हैं ना, वो सारे काम वो पैर से करती थी। जैसे क्या क्या बताया गया है, खाना खाना, जैसे हम दाल भात हाथों से खाते तो वो कैसे खाती थी, पैर में चम्मच पकड़कर वो दाल भात खाया करती थी। बाल बुहारना, मतलब किसी के बाल अगर करने हो
तो वो क्या करती थी, बुहारने हो तो वो क्या करती थी, पैरों से बुहारती थी। इसके बाद फर्श लगाना, हम जो फर्श पे झाड़ू फैलाते हैं ना, वो भी काम वो किससे करती थी, अपने पाँव से करती थी। इसके बाद एक तरकारी काटना, हम जो प्याज सब्जी काटते हैं ना, तो वो काटने का काम भी क्या करती थी, वो अपने पैरों से करती थी। मतलब ऐसे कौन सा भी काम नहीं जो उसे नहीं आता, ऐसा नहीं क्योंकि मुझे हाथ नहीं है, हाँ माँ मुझे खाना खिलाओ, माँ यहाँ पे झाड़ू लगाओ, माँ मेरे बाल यहाँ पे है ना वो अच्छी तरह से बांध दो, ऐसा वो कभी माँ को परेशान नहीं करती थी, वो अपना कार्य खुद करती थी। यहाँ तक कि तरकारी से एक हाथ मतलब सब्जियाँ काटने का काम भी हो तो वो खुद किया करती थी। उसने भी क्या किया, उसने एक स्कूल में दाखिला लिया था। मतलब हम जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो उसने भी सोचा कि मुझे भी इन बच्चों की तरह स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी उसे दिक्कतें आई। क्यों दिक्कतें आई? कि उसकी सुरक्षा को लेकर दिक्कतें आई। इसे तो हाथ नहीं है, तो ये बाकी के बच्चों के जैसे कैसे फिर यहाँ से वहाँ घूमेगी, सारा काम कैसे करेगी। इसके बाद ये है कि अगर किसी ने उसे धक्का दे दिया, किसी ने उसे मारा, तो वो तो रोती ही बैठ जाएगी ना। ये तो उसकी सुरक्षा का ख्याल था, और इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए उसे किसी भी स्कूल में दाखिला मिलना क्या था, बहुत ही असंभव काम था। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, जो कुछ भी बच्चे होते हैं जिन्हें या मुखबधिर हम कहते हैं, कान हाथ पैर या लूले हो लंगड़े हो, उन्हें क्या किया जाता है, दूसरे स्कूलों में दाखिला मिलता है। हमारे जैसे स्कूलों में हमारे साथ वो बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं ना। हमारे जैसे दौड़ने में उन्हें दिक्कत आती है, खाना खाने में दिक्कत आती है, सब उनका क्या होता है, धीरे धीरे धीमे धीमे शुरू होता है। तो इसीलिए उन्हें ढेर सारी दिक्कतें आया करती थी। किस बात के लिए? पढ़ाई के समय स्कूल में दाखिला करने के लिए। क्योंकि उसकी पहले तो उसकी सुरक्षा का सवाल था, और दूसरा सवाल कौन सा, हमारे जैसे वो पढ़ाई भी नहीं कर सकती ना। हम जैसे हाथों से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है हमारी, वैसे उसकी कम ही होगी ना, क्योंकि वो तो बेचारी पाँव से लिखने वाली थी। पाँव से लिखते समय, पैरों से लिखते समय क्या होगा, उसकी जो कुछ भी अक्षर निकालने की या शुद्ध लेखन था, उसमें उसे दिक्कतें आ सकती थी ना। इसलिए उसे दाखिला मिलने में क्या थी, बहुत कठिनाइयाँ हुई। वह परेशानी उनके आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, परेशानी आई लेकिन फिर भी उसने 10वीं कक्षा तक अपनी पूरी पढ़ाई की। वह 10वीं की कक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। देखिए, मतलब उसने ऐसा होने के बावजूद भी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की। और उसे ये मालूम नहीं था कि जो बच्चे हाथों से लिख नहीं सकते ना, उनके लिए एक राइटर होता है। हमें मालूम है, अगर हमारा हाथ क्या हो गया, यहाँ पे अगर बैंडेज वगैरह लगाया गया है, तो हमें क्या दिया जाता है, एग्जाम में राइटर दिया जाता है। तो उसे ये मालूम नहीं था कि जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए राइटर दिया जाता है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती है, उसमें ये सारी जानकारी थी। वो उसे कब मालूम हुआ? जब वो 10वीं कक्षा पूरी नहीं कर सकी या पास नहीं हो पाई, तब उसे मालूम हुआ। लेकिन तब तक तो समय जा चुका था ना, तब तक तो समय गुजर चुका था। तो उसे ये सारी चीजें उस वक्त नहीं पता चली कि हमारे जैसे जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए अधिक समय दिया जाता है। उसने तो जैसे सारे बच्चे पेपर देते हैं ना, वैसे ही उसी टाइम में उसने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया अपना पेपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनके पास, क्योंकि उसे इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। वो कहती अगर ये सब मुझे मालूम होता ना तो मैं 10वीं कक्षा सच में पास होती। लेकिन वो कहती ठीक है ना, पास नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी तो नहीं ठहर जाती ना, मुझे तो आगे बढ़ना है ना। मैं क्या हो गई 10वीं कक्षा में पास नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यही रुकना है, मुझे तो आगे बढ़ना ही है, ऐसा वो कहती है बच्चों। इसके आगे का जो भाग है ना, मैं आपको दूसरे हमारे जो वीडियो है इसमें बताती हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही लंबी कहानी है और आप क्या कहेंगे थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन क्या होता है कि पूरा आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए उसके आगे का जो भाग है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताती हूँ बच्चों। क्योंकि क्या होता है, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ईला 26 साल की है, काशिदाकारी किसे कहते हैं, और वो 10वीं कक्षा में क्या हो गई थी बच्चों, फेल हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको हमारा जो दूसरा वीडियो में इसमें मैं आपको बताती हूँ बच्चों। धन्यवाद बच्चों। हमारा जो जहाँ चाहो वहाँ राम, ये जो हमारा 5वां लेसन है, 5वां पार्ट है,
अपने हाथ क्या नहीं कर सकती है, उठा नहीं सकती है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि फिर भी वो क्या करती है, चुप नहीं बैठती है बच्चों। तो आगे बढ़ना इसका क्या है, मतलब मंजिल होती है ना कि मुझे चुप नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे आगे ही बढ़ना है। ये सब करते समय उसे ढेर सारी दिक्कतें आती है। कौन कौन सी दिक्कतें आती है, ये भी मैंने आपको बताया था। पढ़ाई करने में भी वो पीछे रहा करती थी। इसके बाद 10वीं कक्षा में वो क्या हो गई, पास नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे लिए कोई राइटर मिलता है, और इसकी भी जानकारी नहीं थी कि हमें अगर हाथ हमारे नहीं उठ जाते तो हमारे लिए अधिक समय, विकलांग जो बच्चे होते हैं इनके लिए ज़्यादा समय, अधिकतर समय दिया जाता है बच्चों। इसके आगे का मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। तो इसके आगे क्या होता है देखिए, फिर भी वो रुकती नहीं है, उसका काम है चलने का, तो वो क्या करती है, आगे बढ़ने का काम हमेशा करती ही रहती है। उसे इस बात का दुख था, पर ऐसे ही हमारी जिंदगी थोड़ी खत्म होती है, ऐसा वो कहती है और आगे बढ़ने का बच्चों प्रयास करती है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। मतलब क्या कहा गया है बच्चों यहाँ पे कि उसकी माँ जो थी ना, वो क्या करती थी, कशीदाकारी का काम करती थी। कशीदाकारी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कशीदाकारी किसे कहते हैं बच्चों, जो नक्शी काम किया जाता है। आपको ये भी मालूम होगा बच्चों, पैठनी हम देखते हैं, हमारी माँ क्या कहती है, आज मुझे दिवाली है ना तो मुझे पैठनी लानी है, तो पैठनी औरंगाबाद में बनी हुई है। ये क्या है, महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। क्या पहना है, तो वहाँ पे क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े जो मोर मोरनियाँ होती है उनके चित्र निकाले जाते हैं। ये बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ये जो कशीदाकारी होती है ना, ये भी बहुत ही अच्छी होती है, और इसे क्या कहा जाता है, कढ़ाई कहा जाता है। ये जो कशीदाकारी का काम है, ये कशीदाकारी का काम कौन करता था, तो उसकी माँ और दादी ये सारे काम करती थी। कौन करता था, ईला की माँ और दादी कशीदाकारी का काम करते थे। ये जो दोनों थे अच्छी तरह से कशीदाकारी का काम करते थे। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियां उकेरते हुए देखती। मतलब सुई में धागा, हम कहते हैं ना सुई धागा मराठी में कहते हैं ना, तो उसी प्रकार सुई में रेशम पिरोने से लेकर अच्छी तरह से वो क्या करती थी, बुटियां पिरोती थी। पिरोना मतलब सुई के छेद में धागा डालना, इसे क्या कहा जाता है, पिरोना कहा जाता है। सुई के धागे छेद में धागा डालना, इसे क्या कहा जाता है, पिरोई। पिरोई मतलब बनाते हैं ना अच्छी तरह से, तो वो क्या करती थी, उनकी दादी और माँ से सुई में धागा कैसे पिरोया जाता है, इसके बाद कढ़ाई कैसे की जाती है, कसौटी अच्छी तरह से वो बनाती थी। उकेरना मतलब कढ़ाई करना, कढ़ाई का अर्थ नक्शी काम, डिजाइन करना, इसे क्या कहते हैं, कढ़ाई करना। वो अच्छी तरह से क्या करती थी, बुटियां उकेरती थी। मतलब जैसे अच्छे डिजाइन होते हैं ना, तो वो वहां पे उकेरती थी। उकेरना मतलब वहां पे पिरोना। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा ले लिया। अब आप भी सोचेंगे कि हमें भी अगर सुई में धागा उसके छेद में डालना हो तो हाथों की सहायता करनी पड़ती है ना, लेकिन उसे तो हाथ ही नहीं थे बच्चों। फिर भी वो नहीं रुकी, तो उसने क्या किया, इसके लिए भी अपना पैर उठाया बच्चों। एक पैर में उसने सुई ली और एक पैर में उसने रेशम का धागा लिया और अपने पैरों से वो छेद में धागा डालने लगी। मतलब ये कितना कठिन काम है। अगर हमें कहा जाए कि आप क्या कीजिए, धागा है ना, जो पैर से अपना धागा, या हम मछली खाना भी अगर खाने का प्रयास करेंगे तो हमें नहीं आता है बच्चों, लेकिन उसने ये काम करने की ठान ली थी, तो उसने सिर्फ और सिर्फ ठान ही ली थी, सिर्फ उसने काम करना, यही उसका क्या किया था, मतलब जो होता है ना कि हाँ मेरा मतलब क्या है, या मुझे ये काम करना ही है। जब हम ऐसे ठान लेते हैं तो वो काम करने में हमें क्या होती है, जो कुछ भी दिक्कत है वो सारी दिक्कतें वहाँ से चली जाती है, दूर हो जाती है। तो उसने ये ठान ली और उसने अपना पैर उठाया और उसने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। उसे ये विश्वास था कि मैं ये सब करूँगी, ये कर सकती हूँ, ऐसा उसे विश्वास था। मन में हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी हम वो काम कर सकते
आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे पढ़ना आना चाहिए, ये अगर आपने मन में ठान लिया, खुद को विश्वास है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका पहले ही होता है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझे नहीं आता है, तो आपको नहीं आएगा। इसीलिए मन में विश्वास होना जरूरी होता है कि ये मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा विश्वास, उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। वो जो कुदरत का करिश्मा कहते हैं ना, ऐसा वो बन गई थी। मतलब कुदरत भी उसके पीछे झूठी पड़ चुकी थी। कुदरत ने तो उसे हाथ नहीं दिए थे, लेकिन हाथ नहीं है इसलिए वो रुकी नहीं, वो तो आगे बढ़ती चली गई। और इसके आगे उसने कुदरत को झुठला दिया था। मतलब कुदरत को उसने झूठ माना और वो आगे बढ़ती रही और बढ़ती रही। 15-16 साल की होते होते ईला कठियागाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। मतलब किस रंग पर अच्छी तरह से कशीदाकारी करनी चाहिए, यहाँ पे कौन सा रंग होना चाहिए, यहाँ पे कौन से रंग की डिजाइन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बैल बुटिया कैसे होनी चाहिए, इसमें वो माहिर हो चुकी थी। जब वो 15-16 साल की बन चुकी थी ना, तब वो एकदम माहिर सी हो गई थी कशीदाकारी करने में कि किस वस्त्र पर क्या अच्छा लगेगा। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। मतलब एक समय ऐसा भी आया कि प्रदर्शनी लगना मतलब नुमाइश। मतलब आपको भी मालूम होगा कि हम भी क्या करते हैं, प्रदर्शन देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, ढेर सारे चित्र रखे हुए होते हैं और वो सारी चीज़ें हम एक से लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार देखते हैं। हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा, आपने जो कुछ भी आर्ट और क्राफ्ट का किया था, उन सब का क्या किया था, प्रदर्शन लगवाया गया था। तो आप वो सारी चीज़ें देखते थे। तो उसी प्रकार एक समय ऐसा भी आए, नुमाइश करना मतलब प्रदर्शनी रखना। मतलब क्या किया गया था, उसकी प्रदर्शनी रखने की क्या हुई थी वहाँ पे, या प्रदर्शनी रखी गई थी, उसकी नुमाइश रखी गई थी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। मतलब इन परिधानों में क्या क्या था, लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। बंगाल में क्या क्या प्रसिद्ध होता है, बंगाल की प्रसिद्ध कशीदाकारी का नाम कांथा है। हमें भी मालूम होगा बंगाल की साड़ी अलग होती है, बनारस की साड़ी अलग होती है, वहाँ की जो कशीदाकारी होती है वो अलग होती है ना। यहाँ जैसे मैंने अभी बताया था आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र की पैठनी, अगर हम वो पहने तो आप कहते हैं कि हाँ इसे ना पैठनी कहते हैं। मतलब हम देखते ही पहचान जाते हैं ये बंगाल की साड़ी है, ये तो बंगाली है, ये पंजाब की है, ये महाराष्ट्र की है। तो ऐसे हर एक क्षेत्र में क्या थी, उसकी जो कशीदाकारी थी वो प्रसिद्ध बन चुकी थी। पत्तियों की ईला ने कठियावाड़ी टाकों के साथ एक समय ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था। मतलब पत्तियों को भी, वो पत्तियां भी क्या करती थी, इस्तेमाल करती थी और उनसे भी वो क्या करती थी, डिजाइन बनाती थी। सिर्फ वो क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ जो लोकर होते हैं हम कहते हैं, या जो कुछ भी धागा होता है उससे वो डिजाइन नहीं करती थी। जो पत्तियां होती है उनसे भी वो डिजाइन किया करती थी, उनसे भी वो चिकनकारी में सजाई थी। डियों को कांथा से उभारा था। डियों को मतलब वहाँ पे लकड़ियों को होगा शायद, या काड़ियों को होगा, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो काड़ियों को कांथा से उभारा था। कांथा मतलब बंगाल की एक प्रसिद्ध क्या है, वो काशीदाकारी है। मतलब छोटी छोटी काड़ियों से भी उसने क्या किया था, यहाँ पे अच्छी अच्छी डिजाइन वहाँ पे जो साड़ियाँ होती है उन पर उसने बनाई थी। इसे क्या कहा जाता है, काड़ियों, उसे कांथा कहा जाता है। काड़ियों किससे डिजाइन बनाना। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसौटी और जंजीर से उठा रखा था। पशु पक्षियों के डिजाइन भी वहाँ पर उसने बनाए थे। पारंपरिक डिजाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भा गई। मतलब जो पारंपरिक डिजाइन होते हैं ना, वो सारे डिजाइन में उसने क्या किए थे, उसमें इस्तेमाल किए थे। हम भी क्या कहते हैं, जब कुछ भी मतलब जो पारंपरिक चीजें होती है वो बार बार क्या होती है, आधुनिक चीजें, जो कुछ भी पिछले जमाने की डिजाइन होती है वो हमारे आधुनिक जमाने में आती है, तो हम क्या कहते हैं, पारंपरिक पद्धति यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो उसी प्रकार उसने काड़ियों की क्या की थी, डिजाइन बनाई गई थी, पत्तियों की डिजाइन बनाई गई थी, पशु पक्षियों की डिजाइन बनाई गई थी, बेल बुट्टियाँ थी उसमें। तो ये जो सारी चीजें वो इस्तेमाल करती थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी और उन सब में नवीनता दिखाई देती, तो सबको अच्छा लगता था ना। तो उसी प्रकार ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं,
आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बुटिया उकेरते थकती नहीं है। मतलब ईला के पाँव है ना, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिजाइन बनाना, ये नहीं तो ये बनाना, मैं अच्छी नवीनता किस डिजाइन से ला सकती हूँ, मैं और कुछ नया कर सकती हूँ, इसके लिए वो हमेशा क्या होती है, तैयार होती है। इसलिए क्या कहा गया है, ईला के जो पाँव है ना वो रुकते ही नहीं है, हमेशा काम और करते हैं। उसके होठों में, आंखों में चमक है और होठों पर हमेशा मुस्कान रहती है, अनूठा विश्वास है कि ये सब मैं कर सकती हूँ। और वो हमेशा क्या करती है, अनूठी वाली बेल बुट्टियाँ हमेशा उकेरती ही रहती है। उकेरना मतलब कढ़ाई कशीदाकारी करने का जो काम है वो उसके पाँव हमेशा करते ही रहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आपको समझ में ही आया होगा, जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो शीर्षक है वो इस कहानी के लिए क्यों दिया गया है, ये तो आपको समझ में ही आया होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, 5 सवाल खुद बनाइए और जो कुछ भी कठिन शब्द है वो भी अच्छे हस्ताक्षर में बच्चों लिखिए और अच्छा हस्ताक्षर निकालना, यही आपकी क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, अच्छे हस्ताक्षर में निकालिए। ऐसा मैं आपको पहले मेरे वीडियो से बता रही हूँ कि आपका हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों।